Hello students, today I am going to discuss about the quantum mechanical model of atom. तो बेटा जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये सब डुअल नेचर पे डिपेंड करते थे। तो अब जो है उन्हीं डुअल नेचर को ध्यान में रखते हुए एक नई ब्रांच डेवलप हुई साइंस की जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। So the branch of science which consider the dual behavior of matter is called as the quantum mechanics. अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स थी इसकी जो फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की वो डेवलप की थी श्रोडिंगर ने। Now this Schrodinger equation is written like this. This is known as Schrodinger wave equation. ये कहाँ से आई है, ये क्या है, ये बेटा हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ते हो। इससे पहले बस हमें सिर्फ इतना जानना होता है कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है और इसकी मदद से हमारा जो नया मॉडल है वो डेवलप हुआ है जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मॉडल। तो ये आपने तो ये आप देख रहे हो बेटा जो लास्ट में हमारा फिगर में डेवलप किया गया है वो होता है श्रोडिंगर मॉडल। वही हमारा आज टास्क है कि ये यहाँ तक हम कैसे पहुँचे और इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। नाउ दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी रिटन इन इट्स शॉर्ट फॉर्म विच इज कॉल्ड एज H psi is equal to E psi, where H is a mathematical operator called Hamiltonian operator. ये कहाँ से आया, क्या है, इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम शॉर्ट में याद करते हैं कि H psi is equal to E psi। यहाँ पे H तो हमें पता चल गया कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। E क्या होता है, E हमारे पास क्वांटाइज्ड वैल्यू है एनर्जी की। किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम के अंदर। और जो ये साई इतनी देर से हम बोल रहे हैं साई, इट इज़ नोन एज साई। साई इज़ अ wave function that contains information about electron. Psi has no physical significance. Psi describes the amplitude of the electron wave. तो psi की अपने आप में कोई physical significance नहीं होती है। यहाँ पे जो significance होती है वो होती है psi square की, क्योंकि psi square जो है वो describe करता है probability को। तो psi square जो कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है probability density। तो यहाँ पे बेटा साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये जो साई स्क्वायर होता है ये डिस्क्राइब करता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज़्यादा साई स्क्वायर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि हायर वैल्यूज ऑफ साई स्क्वायर इंडिकेट्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग electron. A zero value of psi square shows that probability of finding the electron is 0. तो psi जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड है हमारा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, जबकि ये हमारे पास साई स्क्वायर जो है ये हमें डायरेक्टली ये बताता है इसकी वैल्यू कि यहाँ पे पोर्शन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो जैसे आप फिगर में देख रहे हो सबसे पहले आता है बेटा डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद आया हमारा थॉमसन्स मॉडल, देन केम द रदरफोर्ड्स मॉडल, आफ्टर दैट the discovery of the Bohr's model took place, and finally we have the quantum mechanical model of atom given by the Schrodinger. So now we are going to discuss about the quantum numbers. So quantum numbers give complete information about the electron in an atom regarding its principal energy level, sub-energy level, orientation and size of the orbital. तो अब हम इन सारे क्वांटम नंबर्स को एक एक तरीके से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बेटा सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है ये आता है कि इट डिस्क्राइब्स
द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल किसका? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी शेल में है। तो एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एज द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, साइज ऑफ द ऑर्बिट or orbital increases. Its possible values are from n1 to 3 to infinity. It is an integer value. कोई भी हमारे इंटीजर वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये जो हमारी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिसको हम बोलते हैं कभी कभी साइज, इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। मीन्स कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, प्रिंसिपल लेवल बढ़ता चला जाएगा, उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। एज सच द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन इज फ्रॉम 1 टू यू कैन से इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकली हमारे पास अभी तक 1 से 7 वैल्यूज ही नोन है, यानी कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। Maximum number of electrons in an principal quantum number can be calculated by using the formula 2n square. तो 2n square से हम ये निकाल सकते हैं कि उस शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। The second is your azimuthal quantum number. अब देखिए बेटा, जो हमारे पास सेकेंड आता है वो आता है azimuthal quantum number. It is known by other names also as angular quantum number, secondary quantum number और subsidiary quantum number. It is represented by small l. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल l से। अब ये क्या डिस्क्राइब करता है हमारा? It describes the sub energy level of the electron in an atom. मतलब बेटा कि सब एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारे पास प्रिंसिपल शेल है उसके अंदर कितने सब एनर्जी लेवल शेल्स हो सकते हैं, ये उसको बताता है। It also describes the shape of the सबशेल, ये सबशेल की शेप भी बताता है। इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। इसकी वैल्यू एन पे डिपेंड करती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? एल इज इक्वल टू 0 to n minus 1, or 0 to n minus 1 means we are including 0. And now you see, when L is equal to 0, it is represented by the S subshell. If the value is 1, then it is represented by a P subshell. When the value is 2, it is representing by D subshell. If it is 3, it is represented by F. The other thing is that the energy of various subshells, देखिए बेटा छोटी छोटी बातें होती हैं, क्वेश्चंस इन्हीं में से बनते हैं। एनर्जी ऑफ वेरियस subshells increases in this order S, P, D, F, यानी कि जो S ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो कम होती है, F की सबसे ज्यादा होती है। फिर इसको बेटा एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि बेटा ये जो एंगुलर मोमेंटम था हमारा,
वो हमारी L की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कैसे? देखिए बेटा, यहाँ पे जो MVR था, एंगुलर मोमेंटम था, ये बराबर होता है h/2π√L तो ये L की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो L की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि इट इज n-1। तो जब L की वैल्यू 0 हो गई बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या निकल के आएगा? एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर नहीं, मोमेंटम जो है वो L की वैल्यू 0 हो गई, तो एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो गया। अगर L की वैल्यू अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 होती है और 1 होगी, क्योंकि ये 0 से 1 है, तो इट इज 0 एज वेल एज 1। तो अगर हमारे पास 0 में तो 0 वैल्यू आएगी, लेकिन अगर 1 है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, अगर इस फॉर्मूले में हम सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी h/π√2। Similarly, if n is equal to 3, then for L is equal to 2, हम 2 सबशेल के लिए बात कर रहे हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इसको, for S, for P। ये जो वैल्यू आती है वो S सबशेल के लिए है। S सबशेल के लिए एंगुलर मोमेंटम 0, P के लिए, P सबशेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये h/π√2। n इज इक्वल टू 3 तो L इज इक्वल टू 2। जब L इज इक्वल टू 2 होता है तो ये D सबशेल होता है, और D सबशेल के लिए अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगी 2.45 h/2π। सो कभी कभी बेटा क्वेश्चंस हमारे इस पे भी आ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको याद कर लेंगे कि ये हमारे पास इस पे डिपेंड करता है। Number of electrons that can be accommodated in each subshell is maximum number of electrons. In S, the maximum number of electrons can be 2, whereas in P it is 6 electrons. In D there are 10 electrons, whereas in F 14 electrons. That is your maximum number of electrons in these shells. कितने कितने? 2, 6, 10 एंड 14। देख रहे हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे L की वैल्यू जो होती है वो N पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो वैल्यू है L की वो N पे डिपेंड नहीं कर रही, इट इज n-1। सो अगर हम ये कहते हैं कि कहीं भी हमारे पास, कि यहाँ पे आप मानिए कि हमारे पास 2p है, 3p है या 4p है, तो ये जो वैल्यू है p ये एंगुलर L की वैल्यू है, तो ये हमें सिर्फ इतना बता रही है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। तो 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 4p में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स का सेम एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि ये p है। तो P के लिए हमारे पास वैल्यू फिक्स होती है, P सबशेल के लिए, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम भी सेम होगा। This L also explains the fine lines of spectrum. Later on you will be able to understand much more. Now the next is your orbital quantum number. Quantum number होता है बेटा, ये explains करता है, it explains Zeeman effect। और Zeeman effect हमारा क्या था? It is the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field। यहाँ पे अगर हम अज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मोशन में है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इंटरैक्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। अब
Under the influence of the external magnetic field, the electrons present in the subshell, जो electrons L orbital में present थे, they may orient themselves in certain preferred regions in space around the nucleus. तो अब क्या हो रहा है बेटा, जो हमारे पास सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो एक पर्टिकुलरली अपने को ओरिएंट कर लेते हैं एक स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस, और यही प्रिफर्ड रीजन्स ऑफ स्पेस आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स. तो यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है बेटा ऑर्बिटल्स का. सो दीज प्रिफर्ड रीजन्स ऑफ स्पेस आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स. क्या कहते हैं इनको? ऑर्बिटल्स. द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स the magnetic quantum number determines the number of orbitals in a shell. यानी कि बेटा इसको जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये डिटरमाइन करता है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल. अभी तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं मैम क्या लिख रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं, है ना. धीरे धीरे भी समझ में आता है. नाउ इट्स वैल्यू इज, m की जो वैल्यू होती है बेटा ये होती है -L to +L इंक्लूडिंग 0. 0 भी हम इंक्लूड करते हैं और इसकी वैल्यू -L से +L पे होती है. अभी हम एक चार्ट बनाएंगे उससे आपको समझ में आएगा. अब देखिए बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे जब भी हमारे पास होता है बेटा सो टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L इज 2L + 1. किसके बराबर होती है? 2L + 1 के बराबर होती है. अब यहां से आता है बेटा द फोर्थ वन इज योर स्पिन क्वांटम नंबर. द फोर्थ इज योर स्पिन क्वांटम नंबर. छोटी सी बात है बेटा, ज्यादा नहीं समझना, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है बेटा, क्लॉकवाइज, तो ये स्पिन जो है इसका वो पॉजिटिव होता है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू +½ स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल s. और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इफ इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, then the value of s is -½ तो बेटा ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है स्पिन क्वांटम नंबर का. एक हमारे पास ऑर्बिटल के अंदर इन वन ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. एक ऑर्बिटल के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. और जब भी ये प्रेजेंट होते हैं they are in opposite spins. मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको डिनोट किया जाता है बाय एन हाफ एरो, और अगर उसी के संग दूसरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको डिनोट करते हैं बाय द हाफ एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग द एंटी क्लॉकवाइज. So the spin of this electron is +½ whereas the spin of this electron will be -½ अभी तो ऐसा लग रहा होगा मैम ने पता नहीं क्या क्या बता दिया, है ना. ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो है इसीलिए ये इसके सिर्फ 2 ही ओरिएंटेशन हमारे पास होते हैं. तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन.
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बेटा देखो, जो हमने ये 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े, अब इसी को जरा एक ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। अब बेटा जो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा n, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n। एजिमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं l से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0 to n-1 इंक्लूडिंग 0, whereas the value of m is equal to -l to +l। अब क्या होता है बेटा, अगर हमने कहा कि n की वैल्यू 1 है, if n is equal to 1, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 1 - 1 0, तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास, विच इज द वैल्यू फॉर 0। अब हमारे पास अगर ये 0 है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 को, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं p से, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं d से, और 3 अगर वैल्यू आती है तो ये रिप्रेजेंटेड होती है f से। तो अगर ये 0 है तो हमने कहा कि हमने इसको रिप्रेजेंट करा s से, और ये फर्स्ट शेल का है तो ये बन जाएगा 1s। m की वैल्यू इस केस में बराबर होगी m इज इक्वल टू 0। क्यों होगी, क्योंकि 0 है तो l की वैल्यू 0 -l2 +l होती है, तो m0 तो l0, मीन्स हेयर ओनली वन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट विच इज 1s। नाउ if we have n is equal to 2, the value of L will be 0 to 2 - 1, 1, that is 1। 0 होता है तो S है, 1 होता है तो P है, सेकेंड शेल का है तो 2S हो गया, ये हो गया 2P। अब अगर हम M की वैल्यू लिखते हैं तो M की वैल्यू इस केस के लिए 0 है, लेकिन इस केस के लिए m की वैल्यू -1, 0 और +1 है। क्यों, क्योंकि 0 के लिए तो l की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसका है 2s, लेकिन यहां पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, और ये इक्वल होंगे -1, 0, +1 की वैल्यूज क्या होंगी, -1, 0, +1। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं px, py, pz से। अब ये सेकेंड शेल का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो तो सेम रहता है। अब आइए इसी तरीके से बेटा, इफ n इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यूज विल बी 0, 1, 2, 3s, 3p, 3d। यहां पे भी बेटा इस केस में m की वैल्यू 0, हेयर m इज इक्वल टू -1, 0, +1, और इधर है अगर बेटा 2 है वैल्यू तो m की वैल्यू हो जाती है -2, -1, 0, +1, +2। मतलब m इज इक्वल टू 0 है तो एक ऑर्बिटल है 3s का, 3 वैल्यूज हैं तो ये 3p है हमारे पास, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और अगर ये 3d है तो 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिनकी वैल्यूज हमारे पास -1, -2, -1, 0, +1, +2 के बराबर होंगी। फॉर n इज इक्वल टू 4, द वैल्यूज विल बी 0, 1, 2, 3। फॉर 0, 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो 4s के लिए m की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेटा 0, 4p के लिए -1, 0, +1, d के लिए हो जाएगी -2, -1, 0, +1, +2, सेम चीज़ें हैं। लेकिन 4f के लिए, यानी कि सिर्फ f के लिए अगर हम बात करेंगे बेटा, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ये वैल्यूज होंगी -3, -2, 0,
+1 -1 0 +1 +2 +3। तो m के लिए वैल्यूज हैं बेटा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 means they have these 7 1 2 3 4 5 6 7 values for this. The last quantum number जो होता है वो हमारे पास that is the s। और s क्या होता है बेटा? s होता है हमारे पास या तो +½ होगा या -½ होगा। अब अगर इसमें, तो इसका मतलब इस 1s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे सिर्फ 2 हो सकते हैं। 1 विल बी योर क्लॉकवाइज, द अदर विल बी दी एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखो कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए हमने बताया था कि जो s ऑर्बिटल है उसमें हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम p को देखते हैं बेटा, तो p में जो है यहाँ पे हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली फॉर d ऑर्बिटल्स की बात अगर हम करते हैं तो d में हमारे पास 5 हैं, 5 के लिए मैक्सिमम 10। सिमिलरली फॉर f we have the total number of 14 electrons। पहले सब सिंगली फिल्ड होते हैं, इसके बाद हमारे पास पेयरिंग शुरू होती है, वो हम अभी आते हैं बेटा। सो फॉर द d orbitals we have 10 electrons, for f we have 14 electrons, a total number of electrons। तो अब देखो बेटा, ये हमें याद रखना होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो इसकी s की वैल्यू +½ होती है, एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ होती है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सी द क्वेश्चन, यूजिंग s, p, d and f notations describe the orbital with the following quantum numbers। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 है। n2 means the energy level is 2, when l is 1 it is p। n4, then the principal quantum number is 4, l0 means s। n is equal to 5, when l is equal to 3 it is f। n is equal to 3, principal quantum number is 3, l is equal to 2 means d। So simply if we know 0 for s, 1 for p, 2 for d, 3 for f, we can write it the notations, quantum numbers। The next one, write the values of L for n is equal to 4। अब n is equal to 4 के लिए L की वैल्यूज आपको लिखनी होंगी। तो क्या होगी? अगर n हमारा 4 होता है तो L की वैल्यू होगी बेटा 0 to n-1, और n-1 यहाँ पे क्या है? 4 - 1 means 3। So the possible values for the L will be 0, 1, 2, 3। See the next, values of m for L is equal to 3। When L is equal to 3, the value of m will be -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। Maximum possible electrons in the fourth orbit। Maximum electrons in the fourth orbit will be 2n square, means 2 into 4 square, 2 into 16, that is the 32 electrons। Maximum possible values of s for n is equal to 3। Again the maximum values for s is equal to 2n square, that is 2 into 3 square means 18। So the maximum possible values of s is 18। The next one, what are the values of n, l, m and s for an electron present in 5f subshell। तो बेटा 5f है
तो 5f में n की वैल्यू 5 हो गई, l की वैल्यू f है तो 3 हो गई। क्योंकि l की वैल्यू 3 है पर्टिकुलरली, तो m की वैल्यू हमारे पास -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, and the value for s will be either +half or -half. Now the next one, which of the following sets of quantum numbers are not permitted? अब इसमें से एक एक करके बेटा देखिए कि क्या क्या वैल्यूज हमारे पास परमिटेड है कि नहीं है। फर्स्ट केस देखिए, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है, l इज इक्वल टू 3। क्या n इज इक्वल टू 3 के लिए l इज इक्वल टू 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि l की वैल्यू तो हमारे पास 0 से n-1 तक लाई करती है, तो ये कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती। तो ये हमारा यही वर्कआउट हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 हो सकता है। जब l इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू 0 होगा। s इज इक्वल टू +½ और -½ हो सकता है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 हो सकता है। When l is equal to 1, m is equal to -1, 0 and +1. So m can be +1. s is equal to 0. Is it possible? No. Because the value of s is either -½ or +½ The next one, n is equal to 4, l is equal to 3. Yes, possible. When l is equal to 3, the values are -3, -2. -1, 0. So -2 means the value comes, m can have the -2 value, s is +½ Yes, it can be. See the next one. How many electrons in an atom may have the following quantum numbers? फर्स्ट केस में कहता है वो n इज इक्वल टू 4 है, तो ms यानी कि स्पिन कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन -½ होगा। तो अगर हम n4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें विच इज इक्वल टू 2n², सो इट इज 2 × 4² means we have 32 electrons. So a total of 32 electrons are present in n is equal to 4 and half will be having -½ क्योंकि आधा का +½ and the other half will have the s value as -½ So the answer is your 16 electrons will have -½ value. Next is n is equal to 3, l is equal to 0. So how many electrons are there? When n is equal to 3, l is equal to 0 means the 3s orbital and it has a maximum of 2 electrons. So like this we can solve the problems on the quantum numbers. Hope you have liked this video. Thank you.